एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, ये आपकी 11 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की जो है मेरे प्यारे दोस्त 10 क्लासें नहीं देखी है और प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है, तो उन सारी चीज़ों को आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा जाने वाला है। तो जो आज का प्रश्न होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे पूछ रहा है कि आहारीय चिकित्सा क्या, मेरे प्यारे दोस्त, आहारीय चिकित्सा के सिद्धांत की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है, यह प्रश्न को थोड़ा और घुमा के पूछना चाहे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि रोगा अवस्था का आहार, मतलब जो जब कोई व्यक्ति रोगी होता है उस समय जो आहार लिया जाता है साधारण आहार का रूपांतरण है। मतलब कह रहे हैं जो साधारण आहार होता है उसमें जब आप परिवर्तन कर देते हैं तो एक रोगी का वो आहार बन जाता है। ठीक है, बात करें उपयुक्त उदाहरण देकर, मतलब इसके जो है कुछ आपको उदाहरण भी देने होंगे, एग्जाम्पल देकर के आपको क्या करना है, इस तथ्य की सत्यता को स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि आधुनिक चिकित्सा में, ठीक है, जो यहाँ पे इस समय चल रही आधुनिक चिकित्सा में आहार उपचार अर्थात आहार के मध्यम माध्यम प्राप्ति उत्तम साधन होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहते हैं परंतु उच्च दीर्घकालीन ज्वर में, ज्वर का मतलब यहाँ पे बुखार लिया गया है, में भोज्य पदार्थ की सीमित मात्रा ही रोगी को दी जाती है। मतलब कह रहे हैं जब किसी भी रोगी को जो है ज़्यादा बुखार हो, ठीक है, तेज बुखार हो, उसके बाद वो ज़्यादा समय से हो, तो उसको जो है क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों की सीमित मात्रा ही दी जाती है। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम की उपयुक्त मात्रा रोगी को नहीं मिल पाती है। फलों के रस तथा दूध इस तत्व की प्राप्ति के अपेक्षाकृत उत्तम साधन होते हैं। मतलब कह रहे हैं रोगी को क्या करें, फलों के रस पिलाएं, ठीक है, दूध पिलाएं, ये सारी चीज़ें जो है उनको सेवन कराएं। ये इससे जो है आपके ये जो जितने भी तत्व हैं ये सारी चीज़ें वो आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगी। बात करते हैं अगली हेडिंग, आपको डालना होगा वसा की मात्रा में कमी। ठीक है, इसमें लिखा है क्रीम, मक्खन, संपूर्ण दूध तथा अंडे की दर्जी की एमएलसीफाइड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एमएलसीफाइड वसा सरलता के अभिपचनशीलता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अभिपचनशीलता होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, रोगी को मक्खन खिलाते हैं, क्रीम खिलाते हैं, संपूर्ण दूध के या अंडे की दर्जी खिलाते हैं, तो इसमें क्या होती है, जो आपकी एमएलसीफाइड वसा होती है ये सरलता से अभिपचनशील होती है। ठीक है, ये सरलता से क्या हो जाती है, हमारे पच जाती है। ठीक है, तथा सांद्रित रूप से शक्ति प्रदान करती है, और ये क्या करती है, हमें शक्ति ऊर्जा देने का प्रयास करती है। कभी जी मचलने के कारण वसा का उपयोग करना उचित नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कि कभी अगर आपका जी मचले तो उस समय आप वसा का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आगे आपका लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में अधिकांश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिकांश कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोज का ही प्रयोग करना अभीष्ट होता है। ठीक है, तो आपका जब अगर मान लीजिए कभी जी मचलाता है तो आप जो है वसा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अधिकांश कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कार्बोज का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, बात करते हैं विशुद्ध के स्थान पर मक्खन निकला दूध रोगी को दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि विशुद्ध के स्थान पर क्या किया जाता है, दूध में से मक्खन निकाल के फिर उस दूध को क्या किया जाता है, रोगी को पिलाया जाता है। ठीक है, बात करें पाचन संस्थान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पाचन संस्थान को विश्राम एवं सुविधा, जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी जो पाचन संस्थान होती है उसको विश्राम और सुविधा दी जाती है ताकि वो ज़्यादा कष्ट ना झेल पाए। ठीक है, बात करते हैं कोमल और अत्यधिक तरलता से पाचनशील भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके। ठीक है, आगे लिखते हैं पाचन संस्थान को सुविधा भी मिल सके और भोज्य पदार्थ का अभिशोषण भी दीर्घति शीघ्र हो सके। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका पाचन संस्थान है इसको क्या हो सके, सुविधा मिल सके, और साथ ही जो भोज्य पदार्थ हैं इनका जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जल्दी से जल्दी जितना कम समय हो पाए उतने कम समय में हमारे पूरे शरीर को पहुँचाने का प्रयास करें। लिखते हैं आगे कि प्रारंभ में पूर्णतया तरल पदार्थ, क्या मैं पहले दोस्त, प्रारंभ में पूर्णतया तरल पदार्थ, उसके बाद कोमल व हल्के पदार्थ, पश्चात क्षुधावर्धक पर नियमित भोजन दिया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं स्टार्टिंग में आप करेंगे क्या कि पहले आपको तरल पदार्थ आपको देने होंगे, जैसे फल के रस दे दीजिए। ठीक है, दाल का वो जो होता है पानी, ठीक है, ऊपर जब दाल निकालते हैं तो उसमें ऊपर थोड़ा बहुत वो होता नहीं पानी, वो आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर आपको हल्के भोजन देने से स्टार्ट करने होंगे। हल्के भोजन में जैसे आप रोटी का छिलका दे सकते हैं, इन सब प्रकार की चीज़ों को आपको देना होगा। फिर उसके बाद आप बाद में क्या करेंगे, उसको जिस प्रकार के नियमित भोजन करते रहे हों फिर उस प्रकार से आप उनको भोजन दे सकते हैं। ठीक है, बात
करते हैं प्रारंभ में आहार में तरल पदार्थ दिए जाएं, ठीक है, या नहीं। इस बात का निर्धारण करने से पूर्व कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं स्टार्टिंग में आपको किसी को जो है तरल पदार्थ देने हैं या नहीं देने हैं, इसका निर्धारण करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। पहली बिंदु ये है कि कैलोरी तथा पोषण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कैलोरी तथा पोषण तत्व संबंधित अनुपात की दृष्टि से अधिकांश तरल भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जहाँ पे देखें जो कैलोरी होती है और जो पोषण तत्व होते हैं संबंधित अनुपात की दृष्टि से देखें तो अधिकांश तरल भोज्य का होते हैं पदार्थ में अधिक मात्रा पाई जाती है। जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें आपको अधिक कैलोरी पाई जाएगी, अधिक पोषक तत्व आपके पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में तरल पदार्थों का पुनर्वलन, ठीक है, कतिपय ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो है आप क्या करेंगे कि जो तरल पदार्थ होते हैं इनका जो है आकलन आप क्या करेंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से लगा सकेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताते हैं कई रोगी ऐसे होते हैं जो ठोस पदार्थ लेने पर जी मचलने सॉरी ठोस पदार्थ लेने पर जी मचलाने, ठीक है, उसके बाद वमन करने व अरुचि की अपेक्षाकृत कम अनुभव करते हैं। तरल पदार्थ उनके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि कई रोगी ऐसे होते हैं जिनको ठोस भोजन लेने पर क्या होता है उनके जी मचलाने लगता है, ठीक है। उसके बाद वमन का मतलब यहाँ पे उल्टी होती है, उल्टी होने लगती है, ठीक है। पलटी जिसे कहते हैं, सॉरी पलटी भी कह सकते हैं, उल्टी हमारे यहाँ देहाती भाषा है तो वो ही निकलती है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अरुचि की अपेक्षाकृत कम अनुभव करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि वो क्या होते हैं उनकी उतना इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं रहता, तो उस समय जो आपको तरल पदार्थ के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है तरल पदार्थ उनके लिए उपयुक्त वहाँ पे भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ग्रहण करने पर उदर का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि रोगी अत्यधिक बेचैनी का अनुभव करने लगता है। इसके विपरीत ठोस पदार्थ को रोगी बिना किसी कष्ट के ग्रहण कर लेता है। मतलब कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि जो रोगी होता है वो इतना तरल पदार्थ का सेवन कर लेता है कि वो क्या होने लगता है बेचैनी सा अत्यधिक बेचैन हो जाता है, बेचैनी का अनुभव करने लगता है। तो अगर देखें तो उस समय इसको क्या करना चाहिए, ठोस भोजन इसको दिलाने चाहिए, ठीक है। तरल पदार्थ बहुत कम खिलाने चाहिए, पिलाने चाहिए। बात करते हैं आहार के नियम में मध्यांतर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आहार के नियम में जो मध्यांतर होता है, बीच में जो समय पाया जाता है, बीच का जो गैप होता है उसके बारे में बात करें तो प्रति 2-3 घंटे के पश्चात थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार देने से एक ही समय में पाचन संस्था को अधिक कार्य भार से मुक्त रखकर पर्याप्त पोषण रोगी को प्रदान किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि एक साथ आप सारे भोज्य पदार्थ उसको मत दीजिए, 2 से 3 घंटे पे, हर 2-3 घंटे पे उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देते रहेंगे तो उससे जो उसका जो पाचन संस्थान है वो क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा कार्य नहीं हो पाएगा और वो आराम से अपने कार्य को कर पाएगा और रोगी क्या हो पाएगा, रोगी को पोषण तत्व अच्छे से प्रदान हो पाएंगे, ठीक है। बात करें स्वास्थ्य सुधार होने के साथ साथ कई रोगी यदि उन्हें सोते समय भोजन देने के अतिरिक्त 3 बार दिन में और भोजन दिया जाए तो वह अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब स्वास्थ्य सुधार होने लगता है मेरे प्यारे दोस्त तो साथ साथ कई रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें सोते समय भोजन देने के अतिरिक्त, मतलब उनको सोते समय भोजन नहीं दिया जाता है, 3 बार दिन में और भोजन दिया जाए, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि आप उसको भोजन जो है 3 बार देने का प्रयास करें दिन में, ठीक है। वे अधिक मात्रा में आहार ग्रहण कर सकेंगे और जब आप इनको जो है कई कई स्टेप में जब आप भोजन देंगे तो वो क्या कर पाएंगे, भोजन को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रोगावस्था एवं पोषण। बात करते हैं जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो इस शरीर की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। मतलब कहते हैं जब हमारे शरीर में रोग पाए जाने लगते हैं तो हमारी शरीर की जो क्षमताएं होती हैं वो घट जाती हैं, कम हो जाती हैं एवं कुछ पौष्टिक तत्व शरीर में ठीक प्रकार से शोषित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। रोगग्रस्त होने पर व्यक्ति की भूख भी कम हो जाती है। मतलब कह रहे हैं जब किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त तो उसकी भूख में भी परिवर्तन आ जाता है, वो कम खाना पसंद करता है। दस्त, उल्टी इत्यादि के कारण रोगी भोजन ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब रोगी को दस्त हो जाता है, उल्टी पलटी होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे उल्टी भी लिखा है और पलटी भी आप कहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो भोजन ग्रहण में करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, नहीं भोजन ग्रहण कर पाता है। दस्त
दस्तों की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्वों का शोषण कम होता है हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब दस्त होता है मनुष्य को, किसी भी रोगी को, तो उस अवस्था में क्या होता है, जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका उपयोग बहुत कम हो पाता है, उनका शोषण बहुत कम हो पाता है, जिस कारण वजन गिरता जाता है और इसके कारण ही क्या होता है, वजन घटता चला जाता है। शुष्कीकरण एवं कुपोषण के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, शुष्कीकरण और किसके, कुपोषण के लक्षण आपको उस समय दिखाई पड़ने लगेंगे। बुखार की अवस्था में बेसिक मेटाबॉलिटिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे लिखे हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, बुखार के समय पे होता है, अतः कैलोरीज, प्रोटीन तथा विटामिन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे यहाँ पे लिखा है डायबिटीज़ में श्वेत रास के पूर्ण शोषण नहीं हो पाता है। कह रहे हैं जब डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें जो श्वेतसार होता है उसका पूर्ण रूप से शोषण नहीं हो पाता है, अतः उनको आहार में श्वेतसार की मात्रा संयमित करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ रोगों में मरीज को संपूर्ण आराम दिया जाता है। कह रहे हैं कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, मरीज को पूरा क्या कर दिया जाता है, आराम दिया जाता है, क्योंकि उनके शरीर से नाइट्रोजन तथा कैल्शियम अधिक मात्रा में नष्ट होता रहता है। ठीक है, बात करते हैं, अगली हेडिंग आपको डालना होगा आहार रोगी के ग्रहण करने की क्षमता अनुसार। मतलब कह रहे हैं आहार रोगी को उतना ही देना चाहिए जितना वो ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। बात करते हैं रोगावस्था में व्यक्ति के भोजन को, क्या मेरे प्यारे दोस्त लिखे हैं कि रोगावस्था में व्यक्ति के भोजन को यथासंभव आकर्षक एवं रुचिकर बनाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जिससे रोगी उसे चाव से खा सके। मतलब कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति रोगावस्था में हो तो उस समय जो उसका भोजन होना चाहिए वो कुछ आकर्षक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, जिसको देखने के बाद उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़े भोजन के प्रति और क्या कर सके, उसके प्रति वो खिंचाव अपना महसूस करे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रोगी जो होगा वो चाव से अपने भोजन को ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपका बताया गया है कि आहार अवस्था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है कि आहार अवस्था ऐसी हो जिससे रोगी को आराम मिले और साथ ही बीमारी का भी इलाज हो। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आहार अवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, रोगी को आराम मिल सके और साथ ही उसकी बीमारी का इलाज भी हो सके। लेकिन कभी कभी हमको रोगी के आराम पर ध्यान देना देकर इस प्रकार का भोजन देना चाहिए जो उसके उपचार का आवश्यक अंग हो। मतलब कह रहे हैं कभी कभी होता है कि आपको उसके आहार को ध्यान, मतलब आराम को उसके ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसके आराम को ध्यान में नहीं रखते हैं, हमें कुछ भोजन ऐसे भी देने पड़ते हैं जो उसको ठीक से कम समय में क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होकर रोगी को शक्ति एवं क्षमता प्रदान करने तथा रुग्णावस्था को यथासंभव कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग आपको डालनी होगी रोगी के आहार में परिवर्तन का अर्थ। ठीक है, रोगी का आहार जो होता है उसमें जो आपको परिवर्तन करने को पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो सामान्य स्थिति में कम या ज़्यादा आहार प्रदान करना। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति में क्या होता है, कम या ज़्यादा आहार प्रदान करना। बीमार व्यक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बीमार व्यक्ति वैसे ही शारीरिक कष्ट और मानसिक वेदना से पीड़ित रहता है। यदि उसे रुचिकर भोजन ना दिया जाए तो उन्हें संयमित भोजन के लिए अस्वस्थ ना किया जाए। ठीक है, ना किया जाए तो मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो जो व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो रोग से पीड़ित होने के साथ ही क्या होता है, उसको शारीरिक कष्ट रहता है और मानसिक वेदना भी रहती है। और उसके साथ ही अगर आप उसको इंटरेस्टिंग भोजन नहीं दे रहे हैं, वैसे बस काम चलाऊं दे रहे हैं, तो उसको क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आने लगता है, कमजोरी महसूस करने लगता है। कभी कभी मरीज को भोजन से चिढ़ हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, चिढ़ हो जाती है, जिससे वह डॉक्टर तथा आहार योजक की बात भी नहीं मानेगा और कम आहार ग्रहण करेगा। ठीक है, बात करते हैं रुग्णावस्था में आहार की व्यवस्था। जब व्यक्ति रुग्णावस्था में होता है तो उस समय में आहार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो रोगावस्था में रोगी को जिस प्रकार का आहार दिया जाता है उसके लक्ष्य इस प्रकार से हैं। ठीक है, मतलब पहला लक्ष्य ये बताया गया आपको कि सामान्य पोषण को संतुलित रखना। ठीक है, जो सामान्य पोषण होते हैं उसकी मात्रा जो है संतुलित होनी चाहिए। शरीर के भार में परिवर्तन, कम या अधिक कैलोरी युक्त आहार। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखते हैं तीसरा जो है लक्ष्य बताए हैं, वो बताए हैं कि पोषण संबंधित कमी को दूर करना, जैसे अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना। ठीक है, चौथा नंबर बताए हैं कोमल, तरल एवं कम कैलोरीज का आहार देकर शरीर को पूर्ण आराम देना। ठीक है, पांचवा बताए हैं आहार को जिस प्रकार से संतुलित करना
जिससे शरीर कुछ पौष्टिक तत्वों को शोषित कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताए हैं डायबिटीज़ में श्वेतसार। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आगे लिखते हैं, अगली हेडिंग आपकी है विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार में किए जाने वाला परिवर्तन। मतलब जो अलग अलग रोग होते हैं उसी प्रकार से जो है उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। लिखा है मरीज की आहार अवस्था में परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त है। कभी कभी मरीज सूखे से आहार ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। अतः उसे नाक द्वारा ट्यूब में डालकर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नाक द्वारा ट्यूब में डालकर आहार दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नोज़ोग्रेस्टिक ट्यूब फीडिंग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी ना होने पाए। विभिन्न रोगों में आहार अवस्था के निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। पहला बताते हैं प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन। प्रोटीन कुपोषण, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटीन कुपोषण, यकृति सिरोसिस, उसके बाद लिखे हैं पेप्टिक पेप्टिक अल्सर, नेफ्रोसिस, ठीक है। उसके बाद सेलिक रोग से अधिक मात्रा में प्रोटीन देनी चाहिए। उसके बाद लिखते हैं हिपेटिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हिपेटिक कोमा तथा यूरेनियम में प्रोटीन कम मात्रा में देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताए हैं श्वेतसार की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं श्वेतसार की मात्रा में परिवर्तन होता है कई बीमारी जैसे यकृति के संबंधित रोग, ऑपरेशन से पहले या फिर एडिशंस एडिशंस में आहार में श्वेतसार की मात्रा अधिक दी जाती है। डायबिटीज़, उसके बाद मेल्टस, क्या मैं कह दूँ, डायबिटीज़ मेल्टस में श्वेतसार की संयमित मात्रा दी जाती है, ठीक है। अब कहते हैं ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। संक्रामक रोग जैसे टाइफाइड, उसके बाद क्या मेरे प्यारे दोस्त, तपेदिक बुखार, कुपोषण, ठीक है, अल्प भार, उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं हाइपर डायराइडिज्म, ठीक है, आदि में अधिक ऊष्मायुक्त भोज्य पदार्थ का समावेश होना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं हृदय रक्त परिसंचरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हृदय रक्त परिसंचरण संबंधित रोग में कम ऊष्मायुक्त आहार देना चाहिए। हृदय रक्त परिसंचरण का मतलब होता है जो हमारे दिल के द्वारा पूरे शरीर में रक्त दौड़ता है, जिसे आप ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। उससे संबंधित में क्या होता है कि ऊष्मायुक्त आहार क्या होने चाहिए, कम देने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर जो बताया गया है विटामिन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। रुग्णावस्था में आहार में अधिकतर विटामिन की कमी होती है, ठीक है। अतः रोगी को कृत्रिम विटामिन दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि रुग्णावस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उस समय उसको क्या होती है, विटामिन की काफ़ी ज़्यादा कमी उसके अंदर दिखाई पड़ती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि उसको विटामिन की मात्रा अधिक दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग आपकी होगी वसा की मात्रा में भी परिवर्तन आपको करना पड़ता है। कब्ज की स्थिति में अधिक रेशेदार भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। पेचिस आंव, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, उसके बाद अल्सरेटिव, ठीक है। उसके बाद कोलाइटिस कोलाइटिस तथा सिलिक रोग में रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ की मात्रा कम दी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा नंबर बताए हैं खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। रिकेटस तथा ऑस्टियोमेलेसिया में क्या कैल्शियम की मात्रा अधिक दी जाती है, परंतु रीनल कैलकुलाई, क्या मैं पढ़ रीनल कैलकुलाई में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा कम दी जाती है। हृदय रोग में अधिक रक्त दबाव में नमक की मात्रा संयमित होती है। उसके बाद वक्र, ठीक है, वक्र रोग में सोडियम की मात्रा कम दी जाती है। सातवां नंबर आपका बताया गया है अन्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। गठिया में प्यूरिन की मात्रा कम दी जाती है। साथ ही वक्र में पथरी होने पर क्या दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर प्यूरिन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्यूरिन कम दी जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।